है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट एसएसटी का मॉडल पेपर के बारे में। यानी जो रेट एसएसटी का पेपर होने वाला है, इसका मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों 10 क्वेश्चन इतिहास के, 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान के, 10 क्वेश्चन भारत एवं विश्व भूगोल के और 10 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के। इस प्रकार हम कुल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो रेट एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम देखने वाले दोस्तों 10 क्वेश्चन इतिहास के 10 क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बंगाल के बाहर। बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही। यानी बंगाल के बाहर शेष भारत में जो स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये रही बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक की, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था असहयोग आंदोलन के तहत। यानी असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने कहा था कि अगर ये आंदोलन सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर है जो स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1 अगस्त 1920 को है जो शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। यानी बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करने वाली पहली महिला थी वो कौन थी। तो ये थी गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। ये जो महिला थी ये शुद्धोधन की पत्नी और महात्मा बुद्ध की ये मौसी थी। महात्मा बुद्ध की ये मौसी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं था। यानी कौन चंद्रगुप्त के दरबार में शामिल नहीं था, नवरत्न में शामिल नहीं था। तो इसमें है जो चरक शामिल नहीं था। कालिदास, वररुचि, मिहिरभोज ये तो शामिल थे। इसके अलावा वेताल भट्ट भी शामिल था और घटपरक, शंकु ये भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने ने किए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा था। यानी जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था उस समय मौर्य शासक बिंदुसार ने किसे है जो विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो यहाँ पे भेजा था अशोक को। यानी जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए किस शासक को भेजा। तो अशोक को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया। हुणों को पराजित करने वाला जो शासक था वो था स्कंदगुप्त। यानी स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया। जो हुण जाति थी ये एक मध्य एशिया की जनजाति थी। निम्नलिखित गुप्तकालीन पुस्तकों को उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ लेखक दिए गए, तो इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। और जो हर्षचरित्र है इसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। मृच्छकटिम की रचना शूद्रक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी जो थी प्रभावती, इसका विवाह किस शासक से किया था। तो इसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था।
रुद्रसेन द्वितीय से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ मंदिर या विहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ देशों के नाम दिए गए, इनको सुमेलित करना है। तो पहला देखिए अंगकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है। अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे बात करें माइंस मंदिर। माइंस मंदिर ये माइंस मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो ये वियतनाम में स्थित है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर ये इंडोनेशिया में स्थित है। और आनंद मंदिर ये म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसुंग शाह ने करवाया था। यानी इनमें से किसका जो निर्माण है वो हुसुंग शाह ने करवाया था, तो ये मांडू के किले का निर्माण हुसुंग शाह ने करवाया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन। तो देखिए पहला सवाल है सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन अनुच्छेदों में किसका वर्णन है वो दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 का जो संबंध है वो है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 का संबंध है काम करने के अधिकार का। यानी काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। यानी जो संविधान है ये किसके शोषण के विरुद्ध है जो स्वीकार करता है। तो इसमें देखिए अगर बात करें बच्चों के, यानी ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध है, स्त्रियों के है, जनजातियों के है, दलितों के। तो इसमें एक हो जाएगा 1 2 3 4 सब 1 2 3, ये जो सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति कहाँ उल्लेखीय है। यानी भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसमें उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद 51 में है और भाग 4 में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा एक है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये बात बिल्कुल सत्य है, सिद्धांत है नीति निर्देशक तत्वों का। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं होगा। इन्हीं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कहीं नहीं उल्लेख किया गया है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। यानी अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। यानी ये जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से के संबंध में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी जो अनुच्छेद 40 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो देखिए यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, तो इसमें यही हो जाएगा, ये सही नहीं है। यानी जो ये है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है,
पूरे भारत राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। ये है। ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है, ये भी है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की ये उपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर ये हमारे देश में शासन में मूलभूत है। यानी इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रत्येक नागरिक का एक मूल अधिकार है। यानी जो अनुच्छेद 44 में दी गई है नागरिक संहिता, ये मूल अधिकार नहीं है। इसे राज्य लागू भी कर सकता है, नहीं भी लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है? कौन सा नहीं है? काम करने का अधिकार ये उपबंध है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध ये भी है। भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये इसमें है जो उपबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो यहाँ पे हो जाएगा 51 के, यानी ये 51 के में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। लेकिन कौन सा नहीं है मूल कर्तव्य? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये जो मूल कर्तव्य है ये संविधान में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? यानी जो यह उपबंध है ये मूल कर्तव्यों में लिखा गया है। यानी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन भारत एवं विश्व भूगोल के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। देखिए पहला सवाल, खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? तो इनमें से अगर बात करें खनिज आधारित उद्योगों की, तो इसमें हो जाएगा लोहा उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम, यानी जो ये उपयोग सभी है ये खनिज आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? यानी चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है ये राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गंगानगर में स्थापित किया गया है। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना श्री गंगानगर में स्थापित किया गया है। कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? कागज निर्माण की विधि का सर्वप्रथम विकास कौन से देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। चीन में हुआ था। कागज बनाने का जो कारखाना है सर्वप्रथम चीन में स्थापित किया था। भारत में सर्वाधिक लोहे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो ये होता है ओडिशा से। भारत में लगभग है जो 50% लोहा ओडिशा से उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाले राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य। मध्य प्रदेश में कुल 38% और महाराष्ट्र में है जो 24% है जो मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है? बॉक्साइट की एक प्रमुख खान कौन सी है? तो वो हो जाएगी लोहे रद्गा। लोहे रद्गा ये एक प्रमुख बॉक्साइट की खान है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन। अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी विश्व का लगभग 60% जो अब्रक है ये भारत में उत्पादन
किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? टंगस्टन कौन से राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये नागौर में पाया जाता है। अगर नागौर में ही बात करें तो ये डेगाना में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन किया गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का जो उत्पादन है ये 1866 में माकुम क्षेत्र में है जो उत्पादित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है जो देश में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन यानी 60% यहीं से उत्पादित किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अर्थशास्त्र का पहला सवाल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए वृद्धि की गई? यानी जो वृद्धि की गई है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की गई है। कितने रुपए वृद्धि की गई है दोस्तों इसमें? तो इसमें है जो 20 रुपए प्रतिदिन 20 रुपए की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर कार्यविधि, सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर समिति कार्यविधि 2011-12 के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? यानी दोस्तों एक 2011-12 में तेंदुलकर समिति बनी थी। इस तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया? तो इसने लगभग 21.9% जनसंख्या को है जो गरीबी रेखा से नीचे बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, चक्रीय निर्धन वे हैं, यानी चक्रीय निर्धन कौन है? तो चक्रीय निर्धन वे होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं वो चक्रीय निर्धन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता का आंकलन किया जाता है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में यानी वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। यानी वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह होगी। तो न्यूनतम जो अनुमानित पेंशन होगी वो होगी 3000 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आरंभ किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो आरंभ है ये वर्ष 2007 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विमुद्रीकरण किया गया था? भारत में किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विमुद्रीकरण किया गया था? तो ये काले धन को समाप्त करने के लिए, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए और डिजिटल नोटों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए जो नोटबंदी की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है? यानी भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी की गई है? तो भारत में अब तक है जो 3 बार नोटबंदी की गई है। कब कब? तो पहली बार बात करें तो ये 1946 में नोटबंदी की थी। उस समय भारत में है जो 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार है जो 2016 में
500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विमुद्रीकरण होने से होने वाले लाभ कौन कौन से, यानी विमुद्रीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो काले धन में कमी, यानी काले धन में कमी होती है, कर वसूली में बढ़ोतरी नहीं, कर वसूली में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है, नकली नोटों की समाप्ति, यानी विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी करने से नकली नोटों की समाप्ति हो जाती है। तो इसमें ए और सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।